हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 15 जून और जो आपकी गाइडलाइंस हैं काउंसलिंग से रिलेटेड वो आ चुके हैं वेबसाइट पे। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ABVMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। तो ये खुल के आता है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो सेकंड वाला जो आ रहा है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सीनेट 2023 काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर BSc नर्सिंग कोर्स 4 years इज लाइव। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक और पेज खुल के आएगा। ये सेकंड ऑप्शन जो है इसमें सीनेट 2023 काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर BSc नर्सिंग कोर्स 4 years, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो मैं एक बार पहले डाउनलोड कर चुकी हूँ इसलिए ये डाउनलोड अगेन का आ रहा है, तो हम फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। और ये जो एक PDF खुल के आया है इसमें तो सबसे पहले जो आपके काउंसलिंग का शेड्यूल है, डेट है, वो शो कर रहा है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो आपकी ये जो कॉलेजेस हैं ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड टू ABVMU UP। सेकंड है SGPGIMS लखनऊ। तीसरा है KGMU लखनऊ। फिर है RML IMS लखनऊ, UPUMS सैफई, LLRM मेरठ। और फिर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तो आपके एग्ज़ाम के लिए था, ये तो हो चुका है। और इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो पहला है द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सीट एलोकेशन। तो मतलब आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और जिस साइट पे रजिस्ट्रेशन होगा वो लिंक आपको दिया हुआ है। फिर है इसके बाद कि कैंडिडेट शुड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल यूजिंग देयर सीनेट 2023 रजिस्ट्रेशन ID एंड DOB। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन ID और DOB ये लगेगा। चौथा पॉइंट है कि कैंडिडेट हैज़ टू पे 500 रुपीज़ एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड 5000 रुपीज़ एज काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट पे बोथ फी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए पे करने होंगे। ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये वापस नहीं होगा। और जो 5000 रुपीज़ है जो सिक्योरिटी मनी है, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये आपको वापस मिल जाएगा। पांचवा दिया हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट्स एंड दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट विल बी रिफंडेड काउंसलिंग सिक्योरिटी फी टू द बैंक अकाउंट। मतलब यही दिया है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो वो सिक्योरिटी मनी है वो आपके एडमिशन फीस में काउंट हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो 5000 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट्स हैज़ टू पे अ सीट कन्फर्मेशन फ़ी ऑफ 40,000 रुपीज़ थ्रू ऑनलाइन मोड टू ABVMU UP to confirm seat allotment. This amount will be transferred to the allotted college and adjusted against tuition fee after completion of all rounds of counseling process. तो जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको 40,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ये आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है, जो कॉलेज की फ़ीस है, उसमें एडजस्ट हो जाएगी जब आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। तो बट हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था। मतलब जब हम एडमिशन कराने गए थे यहाँ पे कॉलेज में, तब हमको पे करना पड़ा था।
बट ये चेंज हुआ है इसमें कि आपको पहले से पे करना होगा ऑनलाइन मोड में। उसके बाद है आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो deposit fee of 2000 rupees. It is the responsibility of the candidate to carry the original certificates and one set of self-attested photocopy of documents for verification purpose. All admissions are provisional and can be cancelled at any time if any information is found to be wrong. तो जब भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, और यहाँ पे आपको 2000 रुपये पे करने पड़ते हैं। ये हमारे टाइम पे भी था और आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और आपको अपने सारे ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, मतलब जितनी भी फ़ोटोकॉपी है उस पर अपना साइन करके आपको पूरा एक सेट बनाना है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अलग और जो फ़ोटोकॉपी है वो अलग, ये अलग अलग जमा होते हैं। इसमें एक ही दिया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड, बट मैं तो कहूँगी कि आप कम से कम सारे डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 2 से 3 फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखिएगा, आपको काम आएगा। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपका एडमिशन नहीं होगा। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉपअप राउंड, if any candidate is not taking admission in allotted college till the last date of reporting in the college, the allotted seat and security fee and seat confirmation fee will be forfeited. फिर आपको आपने काउंसलिंग कराई, आपको सीट अलॉट हो गई और मॉपअप राउंड तक आपने जो आपकी सीट अलॉट हुई है उसमें आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो वो जो सिक्योरिटी फ़ी है 5000 रुपीज़ और जो 40,000 रुपीज़ आपने फ़ीस जमा की थी अलग से, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, वो फिर कॉलेज का ही हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप एडमिशन ज़रूर लीजिए। Original certificates are to be submitted only after completion of the counseling process at the college. जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे वो आपके जो काउंसलिंग प्रोसेस उसके बाद कॉलेज में ही सबमिट कर लिए जाएंगे और 4 साल बाद आपको फिर ये वापस मिलेगा। At the time of document verification at the allotted college, the candidate should present all original and valid certificates. Failure to do so will lead to cancellation of allotted seat. तो वही है कि आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो लेके आइएगा, और फ़ोटोकॉपी तो बात की बात है, सबसे पहले आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट बी मेडिकली फिट फॉर persuasion of the course. The candidates who are issued allotment letter are required to submit certificate of medical fitness issued by government medical college and district hospital. तो यहाँ पे एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है, नॉर्मल सा होता है, मतलब ऐसे ब्लड टेस्ट होगा और आइज़ का, ईयर का, नॉर्मल ये सब होता है, आपका विज़न देखा जाएगा। तो अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तब तो आपको एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको उसमें क्वालिफाई नहीं किया जाता है, कोई इश्यू है, तो आपको जो मेडिकल कॉलेज या फिर जो आपके यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के लाना होगा। नॉर्मली यार हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर कोई मेजर इशू है तो फिर वो आपको अलॉटमेंट लेटर देंगे कि आपने मेडिकल जो क्राइटेरिया है उसको पास नहीं किया है, तो आपको उसके लिए मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के लाना पड़ेगा। फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेज द कैंडिडेट शुड बी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल ओनली and 10th and 12th intermediate
both board examinations from Uttar Pradesh for private colleges students are eligible from other states also. तो इसमें दिया है कि जो आपका डोमिसाइल है वो सिर्फ यूपी का होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और जो आपका 10th और 12th है वो भी आपका यूपी से ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट नहीं लेना है, तो आपका जो डोमिसाइल है वो किसी भी स्टेट का हो सकता है। नेक्स्ट है कि द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज गिवन बाय द कैंडिडेट। तो जो भी आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज के अकॉर्डिंग, और जो भी आपका रैंक है, मेरिट है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। बिना एग्ज़ाम के, बिना मेरिट लिस्ट के कम मार्क्स में आपको कॉलेज में एंट्री नहीं होगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर 50 परसेंटाइल फॉर UR EWS कैटेगरी, 45 परसेंटाइल फॉर जनरल एंड 40 परसेंटाइल फॉर SC ST एंड OBC। तो यही दिया कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए EWS कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी के लिए 45 परसेंटाइल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और जो 40 परसेंटाइल वो OBC SC और ST के लिए। नो डायरेक्ट एडमिशन बाय एनी कॉलेज विल बी परमिटेड। यही है कि किसी भी कॉलेज में कोई भी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है जब तक कि आप एग्ज़ाम ना दिए हों। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, उसके बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू वेट फॉर लास्ट डेट एंड टाइम टू रजिस्टर एंड एक्सरसाइज ऑप्शंस टू अवॉइड लास्ट मिनट इनकन्वीनियंस। तो जब भी जो भी आपको डेट दी गई है, मान लो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5 दिन का टाइम दिया गया हो, तो ऐसा नहीं कि आपको 5वें दिन रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर लास्ट मिनट पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो टाइम से पहले आप रजिस्ट्रेशन या फिर और जो भी है वो करवा लीजिए। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। दे आर एडवाइज to fill in as many choices as they want to increase the possibility of seat allotment for admission। तो जो आपका चॉइस फिलिंग का है उसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो आपने 10 कॉलेज फिल किया और आपके मार्क्स उतने नहीं हैं कि आपको उन कॉलेजेस में से कोई कॉलेज मिल पाए, तो आपको तो एडमिशन नहीं मिलेगा। और मान लो आपने 20 कॉलेजेस फिल कर दिए और आपके हैं मार्क्स उसके अकॉर्डिंग कि आपको बाकी के कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा कॉलेजेस फिल करो ताकि आपको आपके चांसेस ज़्यादा हों कॉलेज मिलने के। उसके बाद आपका ये राउंड 1 का जो काउंसलिंग है उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस वेबसाइट पे होगी, वेबसाइट दी हुई है आपको। और during registration all primary information like candidate name, father's name, mother's name and date of birth, category, subcategory and address will be automatically pre-filled as submitted by the candidate during CNET registration। तो जब भी आपने CNET का फॉर्म फिल किया था उसमें जो भी आपने डिटेल्स भरी थी, तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वो सारे जो डेटा है वो ऑटो फिल हो जाएंगे। कैंडिडेट्स who had marked appear in 12th in standard examination board examination during the application process have to update the 12th marks। तो मान लो जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपका 12th का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो आपने अपीयरिंग में फॉर्म फिल किया था, तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे उस समय आपको 12th के मार्क्स उस पर अपडेट करने होंगे कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए हैं। Candidates will also have to upload the 10th and 12th मार्कशीट। तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट और मार्क्स भी अपलोड करने होंगे। Candidates will have to update their domicile status, Uttar Pradesh state, minority status and upload the certificates for
डोमिसाइल स्टेटस, माइनॉरिटी स्टेटस, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। तो आपका भी ये जो डोमिसाइल हो गया, माइनॉरिटी स्टेटस है, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद है एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। तो इसमें यही दिया है कि आप जितने चाहो उतने कॉलेज फिल कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ताकि जो चांसेस हो आपके एडमिशन के वो बढ़ जाएं। कैंडिडेट्स शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर चॉइसेस आफ्टर लॉकिंग। तो आप जब भी अपना चॉइस फिलिंग कर लेंगे उसके बाद उसका आप जो भी पेज है उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिएगा। तो जब भी आप अपना आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद आपके पास एक पोर्टल आएगा, उसको आपको फिल करना होगा, जिसमें पहला है कि आपने जो आपको सीट अलॉट हुई है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं और आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। सेकंड आएगा कि आपको जो सीट मिली है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी कॉलेज से, तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और तीसरा है कि डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। तो इसका मतलब कि जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है आप उसको डिनाई करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अगर आप ये पोर्टल फिल नहीं करते हैं तो आपके जो 5000 रुपीज़ हैं वो जमा हो जाएंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। जो आप 40,000 रुपीज़ ऑनलाइन पे करेंगे वो आपके जो कॉलेज फ़ीस है उसमें एडजस्ट कर ली जाएगी, और जो ट्यूशन फ़ी है एज अ ट्यूशन फ़ी वो अपना एडमिशन लेने जाएंगे तो जब आपको 2000 रुपीज़ जो जमा करने होते हैं वो भी आपका टोटल फ़ीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा वो। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, तो जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो लाना होगा। 5 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, आपको फ़ोटोग्राफ लाने होंगे पासपोर्ट साइज़ के बट वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फ़ी डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ 40,000, तो जब भी आप फीस जो डिपॉजिट करेंगे उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा, वो लेके आना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ, इसमें से आप कोई आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ला सकते हैं। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, तो जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो जो आपका वेरिफिकेशन सीट आपने अपलोड किया था वो लेके आना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ 12th क्लास, 12th की मार्कशीट आपको लानी होगी और 10th की मार्कशीट लानी होगी। कोई भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो लाना होगा। मेडिकल फिटनेस, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और OBC EWS सर्टिफिकेट हो गया। PWBD सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट एंड NCC सर्टिफिकेट्स, तो ये आपको लाने होंगे। फिर दिया हुआ है कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और आपने एडमिशन नहीं लिया तो जो आपको 5000 जो रुपीज़ आपने जमा किए थे एज अ सिक्योरिटी मनी वो वापस नहीं होंगे। तो अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है लेकिन आप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपने किया और आपको राउंड 2 में कोई नई सीट अलॉट हुई, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई थी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। और अगर राउंड 2 की काउंसलिंग में आपको जो सीट नहीं अलॉट होती है, आपको अपग्रेड नहीं होती है,
तो जो राउंड 1 का जो आपको अलॉटेड सीट थी वो रिटेन रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा? तो ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, all candidates who have participated in round 1 of counseling and have not been allotted any seat in any college. फिर है all candidates who have been allotted a seat in college and have selected option 2 accept allotted seat and wants to upgrade the participate in round 2. अगर आपको कोई सीट मिली है लेकिन आप उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 3 डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। तो आपको कोई सीट अलॉट हुई थी, आपने उसको डिक्लाइन कर दिया कि आपको वो सीट नहीं चाहिए, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपने जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई थी आपने उसको एक्सेप्ट कर ली है, तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बाद भी आपको पोर्टल फिल करना होगा, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट या फिर डिक्लाइन अलॉटेड सीट। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपने डिक्लाइन किया है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर आप एक्सेप्ट करने के बाद भी आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके 5000 रुपीज़ वापस नहीं होंगे। इसमें भी वही सारे आपको प्रोसीजर फॉलो करने होंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे, फीस भी उतनी ही लगेगी। बहुत ज़्यादा बड़ा PDF है, बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, तो मैंने ऐसे ब्रीफ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग होती जाएगी जिस राउंड की, तो मैं उस पर वीडियो बनाती रहूँगी कि आपको कैसे काउंसलिंग कराना है और प्रोसेस क्या है। तो फिलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।